हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 161 से 170 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो के PDF के लिए आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ है, वहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 161 है, एक रिविटेड ज्वाइंट दिया है एंड उसमें पूछ रहा है कि द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ P वेयर P इज द पिच। हमें पिच की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जहां पे जो हमारा रिवेट का डायमीटर है 20 mm है। यहां पर ये जो डायमीटर है, दिस इज द नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर का मतलब ये है कि जो हमारा रिवेट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा हेड होता है और दूसरा हमारा शैंक होता है। तो नॉमिनल डायमीटर, हमारा जो शैंक का डायमीटर होता है, दैट इज 20 mm गिवन हियर। और जो हमारा ग्रॉस डायमीटर होता है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द होल, जो कि हमें प्लेट में करना होता है फॉर द रिवेटिंग ऑफ दैट रिवेट। तो यहां पर दो प्लेट्स का ओवरलैप ज्वाइंट दिया है, जिसे हम डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट बोल सकते हैं। दिस इज डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। और यहां पे जो हमारा नेचर ऑफ फोर्स है, पहले हमें ये देखना है। तो यहां पर फोर्स जो है, ये कंप्रेशन फोर्स है। मींस जो हमारा लैप ज्वाइंट है कंप्रेशन नेचर फोर्स में आता है। और यहां पर जो थिकनेस दी हुई है मेंबर्स की, जो प्लेट की, वो 12 mm और जो आउटसाइड प्लेट्स हैं वो 6 mm की प्लेट्स लगी हुई हैं। तो जो हमारा मिनिमम पिच होता है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट्स। जो एडजेसेंट रिवेट्स हैं अलोंग द रिवेट लाइन, उसके बीच की जो दूरी है उसे हम पिच बोलते हैं। और जो मिनिमम पिच का क्राइटेरिया है, एज पर IES 1884 के अकॉर्डिंग, जो हमारा मिनिमम पिच के होना चाहिए, दैट शुड बी 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट। और जनरली हम 3 टाइम्स दी नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट प्रोवाइड करते हैं एज अ मिनिमम पिच। तो जब भी हमें पूछा जाए कि हमारा मैक्सिमम पिच है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारा नेचर ऑफ फोर्स है जॉइंट में, वो क्या है। तो टेंशन हो सकता है या हमारा कंप्रेशन हो सकता है। तो टेंशन के केस में हमारा जो मैक्सिमम पिच की लिमिट है, विच कैन बी रिटन एज P max, दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 16T आर 200 mm विच एवर इज लेसर। इनमें से जो कम वैल्यू होगी वो हमें प्रोवाइड करनी है। और जब कंप्रेशन मेंबर होगा, तो जो हमारे रिवेट्स के बीच में स्पेसिंग रहेगी, पिच मैक्सिमम पिच रहेगी, दैट शुड बी लेस देन 12T आर 200 mm। हमें कंप्रेशन मेंबर्स में जो पिच की दूरी है, उसको मैक्सिमम पिच की लिमिट कम की गई है। सो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पे हमारा जो नेचर ऑफ फोर्स है वो कंप्रेशन मेंबर का है। और जो थिकनेस जो T है, दिस इज द थिकनेस ऑफ आउटसाइड थिनर प्लेट। जो भी हमारी सबसे थिन प्लेट होगी, उसकी थिकनेस आपको यहां पर लेना है। तो यहां पे आउटसाइड प्लेट्स हमारे पास जो है वो 6 mm की हैं, तो आपको T की जो वैल्यू लेनी है वो यहां पर 6 mm लेनी है। तो हमारा कंप्रेशन मेंबर है और हमारी थिकनेस 6 mm है। तो हमारी जो पिच की लिमिट होगी मैक्सिमम पिच की, दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 12 into 6 आर 200 mm विच एवर इज लेसर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 72 mm और 200 mm में हमारी जो स्मॉलर वैल्यू है, दैट इज 72 mm। तो हम जो मैक्सिमम पिच प्रोवाइड करेंगे वो 72 mm प्रोवाइड करेंगे इस कंप्रेशन मेंबर में। और जो टेंशन मेंबर, अगर ये फोर्स हमारा रिवर्स कर दिया जाता, तो हमारी जो पिच की वैल्यू होती, दैट वुड हैव बीन 16 into 6 इक्वल टू 96 mm और 200 mm विच एवर इज लेसर। तो हमारी लेसर वैल्यू 96 mm हो जाती, तब हम 96 mm प्रोवाइड करते अगर हमारा जो नेचर ऑफ फोर्स है वो टेंशन होता। बट यहाँ पे कंप्रेशन है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन C होगा। 162 क्वेश्चन है, एक सिंथेटिक रबर यूज्ड फॉर एलास्टोमेरिक बियरिंग्स शुड हैव रेस्पेक्टिवली हार्डनेस एंड अल्टीमेट टेंसाइल एलोंगेशन। यहाँ पर मैंने एक एलास्टोमेरिक बियरिंग दिखाई हुई है। दिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ रबर और विच इज रेनफोर्स्ड विथ स्टील प्लेट। अंदर हमारी स्टील प्लेट्स होती हैं और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, दैट हैज द एबिलिटी
टू रीगेन इट्स शेप आफ्टर लार्ज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन होने के बाद ये अपना शेप गेन कर लेती है एंड परमिट्स ऑल टाइप्स ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, और ये जो होती है हमारी प्लेट इलास्टोमेरिक बियरिंग बोलते हैं इसको। दिस इज इलास्टोमेरिक बियरिंग। आपने देखा होगा आपके जो प्रीस्ट्रेस गर्डर ब्रिजेस हैं वहां पर ये देखने, जहां पे हमारा जो ब्रिज का डेड वेट है वो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ये जो हमारी इलास्टोमेरिक बियरिंग होती है दैट इज फ्लेक्सिबल इन शियर एंड वेरी स्टिफ इन बल्क कंप्रेशन। ठीक है, एंड दिस इज प्रिपेयर्ड। अब ये बनती कैसे, इसमें जो हमारी रबर यूज होती है, इसमें हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं इस रबर को प्रिपेयर करने के लिए, वो हमारी स्पेशल टाइप की एक रबर होती है जिसे हम पॉलीक्लोरोप्रीन बोलते हैं। एंड ये पॉलीक्लोरोप्रीन की जो रबर होती है दिस इज द सिंथेटिक रबर, जिसमें जो हमारा पॉलीक्लोरोप्रीन होगा उसका कंपोनेंट मोर देन 60% होता है और ऐश कंपोनेंट जो होगा वो हमारा 5% से कम होगा। तो ये पॉलीक्लोरोप्रीन का हम वल्कनाइजेशन करते हैं। वल्कनाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इसमें सल्फर मिक्स करके उसको हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं। तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस में हम इस रबर में सल्फर को मिक्स करके हाई टेम्परेचर में जब ट्रीट करते हैं तो जो हमारी रबर बनती है दैट इज कॉल्ड नियोप्रीन। इसीलिए इलास्टोमेरिक पैड्स, इन पैड्स को इलास्टोमेरिक पैड्स या नियोप्रीन पैड्स भी कहते हैं बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमारा IRC इंडियन रोड कांग्रेस 83 पार्ट 2 इनकी डिज़ाइन के लिए जो सजेस्ट करता है वो यही रिकमेंडेशन सजेस्ट करता है। और जो हमारी नेचुरल रबर होती है जिसका केमिकल नेम जो है हमारा आइसोप्रीन होता है, हमें उसको यूज़ नहीं करना होता है फॉर द वल्कनाइजेशन प्रोसेस। सो इलास्टोमर में हमें नेचुरल रबर इसलिए नहीं यूज़ करना होता बिकॉज इसकी जो टेंडेंसी होती है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके, बिकॉज सनलाइट से में हमारा ओजोन होगा, ओजोन के साथ रिएक्शन करके ये हाईली रिएक्टिव कंपोनेंट, हाईली रिएक्टिव होता है ओजोन के साथ, जिसकी वजह से जो हमारे इसमें सरफेस क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से हम नेचुरल रबर को यूज़ नहीं करते हैं, इस वजह से सिंथेटिक रबर का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछ रहा है कि हमें उसकी हार्डनेस क्या रखनी है और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे हमारी परसेंटेज एलोंगेशन कितना होगा नियोप्रीन पैड यानी इलास्टोमेरिक पैड का। तो यहाँ पे IRHD का मतलब ये हार्डनेस की यूनिट है, जिसका फुल फॉर्म अगर आप लिखोगे दैट इज इंटरनेशनल रबर हार्डनेस नंबर। एंड जो इसकी वैल्यू है इंटरनेशनल रबर हार्डनेस नंबर, हार्डनेस डिग्री भी बोल सकते हो आप इसको, एक्चुअल में ये इंटरनेशनल रबर हार्डनेस डिग्री होती है दैट हैज़ अ नंबर वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100। अब अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो रबर होता है नॉर्मल रबर, उसकी जो हमारी IRHD के टर्म्स में जो हार्डनेस होती है दैट इज 30। जो हमारा कार का टायर होता है अच्छी क्वालिटी का दैट हैज़ अ हार्डनेस ऑफ अराउंड 60। तो जो हमारा सिंथेटिक रबर है बियरिंग जिससे हम बना रहे हैं दैट हैज़ द हार्डनेस ऑफ 60 ±5 IRHD। इसका मतलब 55 से हमारा 65 IRHD के बीच में हमारी रेंज होना चाहिए, और हम जो हमारा डिज़ायरेबल है दैट शुड बी 65। और ये हमारे IS 3400 पार्ट 2 के कोड में हमारे टेस्ट स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, जिसमें हम इस एक हार्डनेस टेस्टर होता है जिससे हम टेस्ट करके ये हार्डनेस निकालते हैं। और जो हमारी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए दैट इज 17 न्यूटन पर mm²। जो हमारी रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी इतनी होनी चाहिए। और जो मिनिमम एलोंगेशन होना चाहिए IS 3400 पार्ट 1 में दैट इज शुड बी एटलीस्ट 400%। और भी ढेर सारी यहाँ प्रॉपर्टीज दी हैं, आप देख सकते हो। और जो हमारा मैक्सिमम चेंज इन हार्डनेस है अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर when it is heated to a duration of 70 hours at a temperature of 100 ± 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो हार्डनेस में वेरिएशन होना चाहिए +15 IRHD से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो चेंज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ -15% से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम चेंज इन एलोंगेशन इज अलाउड -30%। एंड देयर शुड नॉट बी एनी क्रैकिंग और डिसइंटीग्रेशन। और इसी चीज़ को यहाँ पर समराइज किया हुआ है कि स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। जो हार्डनेस वैल्यू है दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 60 ± 5
विच इज़ इन द स्केल ऑफ इंटरनेशनल रबर हार्डनेस स्केल। 0 से 100 इसकी वैल्यू होती है। इरेजर के लिए 30 वैल्यू है, कार टायर के लिए 60 है। और जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेन एट फेल्योर शुड नॉट बी लेस देन 400% एंड द shear modulus ऑफ elastomeric bearing shall not be 0.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए और 1.2 न्यूटन mm पर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर हमारा अल्टीमेट टेंसाइल इलोंगेशन मीन्स अल्टीमेट फेल्योर पर हमारा जो मिनिमम परसेंटेज इलोंगेशन होना चाहिए दैट शुड बी 400%। और जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारी एक एक्सट्रीम वैल्यू दी है, एक हमारी दूसरी रेंज की मिनिमम वैल्यू दी है। तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि जो हमारी ज़्यादा वैल्यू है वो है, बिकॉज दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट रेंज। तो वी शुड ऑलवेज गो फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो करेक्ट आंसर इज ए हियर। एंड गुप्ता एंड गुप्ता में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, उन्होंने 350% को मिनिमम परसेंटेज एलोंगेशन लिया जो कि गलत है। ये स्टैंडर्ड बुक का मैंने इसीलिए रेफरेंस दिया हुआ, आप कंफ्यूज मत होइए। करेक्ट आंसर शुड बी ए। उसके बाद हमारा एक स्टील प्लेट है जिसकी विड्थ जो है हमारी 30 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें, दिस इज 30 सेंटीमीटर और जो इसकी थिकनेस है हमारी प्लेट की दैट इज 10 mm या 1 सेंटीमीटर आप मान लो। और जो नॉमिनल डायमीटर है रिवेट का, जो शैंक डायमीटर है फाई, दैट इज 18 mm। नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट, तो सिंस हमारा जो टेंशन में हमारा जब ये प्लेट होगी तो हमारा नेट एरिया जो होगा वो हमारा होगा B माइनस एन डी इंटू टी। यहाँ n होगा नंबर ऑफ रिवेट्स हमारे कितने हैं, रिवेट होल्स एक्चुअली होता है, नंबर ऑफ रिवेट होल्स। एंड जो हमारा d है यहाँ पर, ये हमारा डायमीटर ऑफ होल है कि जो हम रिवेट डालने के लिए जो होल कर रहे हैं प्लेट में उसका साइज क्या है। तो हमारा IS 800 1984 का प्रोविजन ये कहता है कि हमारा जो ग्रॉस डायमीटर है जो कि हमारा डायमीटर ऑफ होल के बराबर होगा दैट शुड बी 5 + 1.5 mm। अगर हमारा जो 5 है दैट इज लेस देन 25 mm आर इक्वल टू 25 mm। और इस +2 mm तब होगा जब हमारा जो नॉमिनल डायमीटर है दैट इज ग्रेटर देन 25 mm। तो यहाँ पर हमारा जो डायमीटर दिया हुआ शैंक का यानी रिवेट का वो 18 mm दिया है और जो हमें होल करना है वो उससे हमेशा बड़ा रहेगा। तो हमारा जो d की वैल्यू हो जाएगी 18 + 1.5 mm हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 19.5 mm। तो हमारा जो नेट एरिया होगा अंडर द एक्शन ऑफ टेंशन जो हमारा कंट्रीब्यूट करेगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो डिसाइड करेगा दैट शुड बी 30 सेंटीमीटर माइनस नंबर ऑफ होल्स जो है हमारा सिंगल होल होगा बिकॉज एक रिवेट हम ड्राइव कर रहे हैं और हमारा डायमीटर ऑफ होल इज 19.5 mm डिवाइडेड बाई 10 से डिवाइड करेंगे बिकॉज सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं एंड 1 सेंटीमीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया विच विल बी इफेक्टिव फॉर कैरिंग द टेंसाइल लोड। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पर कैंटिलीवर स्टील बीम दी है जिसका स्पैन जो है वो 3 मीटर है। इट मीन्स यहाँ से जो दूरी है हमारी यहाँ तक दिस इज 3 मीटर और उस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है 20 किलोमीटर, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज समथिंग लाइक दैट, दिस इज द यूडीएल इज एक्टिंग ओवर दिस कैंटिलीवर बीम विच हैज़ अ वैल्यू एज 20 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर W मान लेते हैं, स्मॉल w, इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट, मीन्स इसका डेड वेट इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको अलग से जो डेड वेट है वो लेने की ज़रूरत नहीं है फॉर डिटरमाइनिंग दी स्ट्रेसेस। और जो बीम है हमारी वो ISLB है, यानी आई सेक्शन है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम सेक्शन है ये, जिसका पर मीटर जो वेट है 198 न्यूटन पर मीटर है। बट अब इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी इसका जो बीम है में वेट जो कैरी कर रहा है उसमें इंक्लूडेड है इसका सेल्फ वेट। और फ्लैंज की डायमेंशंस दी हुई हैं, तो अगर हम आई सेक्शन ड्रॉ करें तो दिस विल बी लाइक दिस। अब आई सेक्शन की जो डायमेंशन है जिसमें हमारा फ्लैंज जो है वो 100 mm का है, उसकी जो थिकनेस है वो हमारी 7.3 mm है और जो वेब की थिकनेस है हमारी दैट इज 5.4 mm। दीज आर द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ द ISLB सेक्शन। अब हमें निकालना है और IXS और IY दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट हमारा IXX होगा और इसके अबाउट ये हमारा एक एक्सिस है, एक हमारा एक्सिस ये है। तो यहाँ पर बेंडिंग हमारी इस एक्सिस के अबाउट होगी बिकॉज जो लोड है
वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट रोटेट की वजह से जो मोमेंट आएगा वो इस एक्सिस की वजह से डेवलप होगा, तो हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है वो IXX कंसीडर करना होगा। और जो हमारा YY एक्सिस है, दिस इज YY एक्सिस, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। बेंडिंग और शेयर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है, तो जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी हमारा सिग्मा B इज इक्वल टू M/Z होता है, तो हमें M की वैल्यू चाहिए। तो जो मैक्सिमम मोमेंट होगा वो सपोर्ट पे होगा, यहाँ पर इस लोकेशन पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग में स्ट्रेस होगा, बिकॉज इस सेक्शन पे हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा कैंटिलीवर के केस में। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी गिवन बाई WL इंटू L/2। इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो यूल गेट 20 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 किलो न्यूटन पर मीटर। और जो हमारा सेक्शन मॉडुलस होगा दैट विल बी IXX/Y यानी इक्वल टू D/2। इसको आप सॉल्व करोगे 1696.6 इंटू 10⁴ mm² दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 100 mm, बिकॉज डेप्थ हमारी 200 mm है। इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 1696.6 इंटू 10⁻² mm²। आपको सारा यूनिट कन्वर्जन्स ध्यान रखना है। तो हमारा जो सिग्मा मैक्स हो जाएगा बेंडिंग में, हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एट द सपोर्ट होगा M/Z इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 530.477 न्यूटन पर mm²। और जो हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा सपोर्ट में, अगर इसका शेयर फोर्स डायग्राम आप खींचोगे तो दिस विल बी लाइक दिस। तो V मैक्स जो होगा दिस विल बी WL, और यहाँ पर हमारा फ्री एंड में 0 होगा, तो V मैक्स इज इक्वल टू WL इज इक्वल टू 20 इंटू 3 यानी 60 किलो न्यूटन हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है सपोर्ट पर। तो जो हमारा एवरेज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा, बिकॉज I सेक्शन है, तो I सेक्शन में हमारा जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा इस तरह होता है। तो 97% 97 to 99% हमारा जो शेयर स्ट्रेस कंट्रीब्यूशन है दैट इज कैरिड बाय दी वेब। इस वजह से हम स्टील में I सेक्शन में जो शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द वेब। ठीक है, तो हमारा शेयर स्ट्रेस आ जाएगा 60 इंटू 10⁻3। हमारा थिकनेस ऑफ द वेब जो है वो 5.4 mm है, इंटू 200। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 55.5 न्यूटन पर mm²। तो आप देखोगे यहाँ पर कि हमारा जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन A है, करेक्ट आंसर इज A हियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिजाइन ऑफ रिविटेड जॉइंट between structural members when the centroid of the rivets does not coincide with the axis of the load। तो यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली जिस कनेक्शन की बात कर रहा है जिसमें हमारा जो लोड का लाइन है दैट इज नॉट कोइंसाइडिंग विद द सेंट्रॉइडल एक्सिस ऑफ द रिवेट ग्रुप, तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं इसेंट्रिक रिविटेड कनेक्शन। जहां पर हमारा जो लोड जहां पर एक्ट कर रहा है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रॉइडल एक्सिस ऑफ द, जो हमारा रिवेट का ग्रुप है उसके सेंट्रॉइडल एक्सिस से अलग है। इट मीन्स इट इज कॉजिंग अ टॉर्जन ओवर दिस सेंट्रॉइडल ग्रुप, रिवेट ग्रुप, और उसकी वजह से हमारी दो तरह की शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। एक तो डायरेक्ट शेयर डेवलप होगा और टॉर्जन की वजह से जो हमारी शेयर स्ट्रेस डेवलप होंगी रिवेट्स पे। तो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए यहां पर मैंने फोर्स को इस सेंट्रॉइडल ग्रुप पे ट्रांसफर किया है। तो ये लोड अगर हम इसके सेंट्रॉइडल ग्रुप हमारा यहां पर होगा तो इसको अगर हमने लोड को ट्रांसफर किया और इसकी वजह से जो हमारा इसेंट्रिसिटी जो सेंट्रॉइडल एक्सिस से इसकी जो दूरी थी वो ई थी, तो P इंटू ई जो है ये हमारा टॉर्जनल मोमेंट इस पर डेवलप हो रहा है एट द सेंट्रॉइडल ग्रुप इन द प्लेन ऑफ द कनेक्शन। ठीक है, जहां पर जो हमारा ये C है जो सेंट्रॉइड है ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, जिसके अबाउट हमारा जो लोड है वो एक टॉर्जनल मोमेंट डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स इक्विलिब्रियम से हम देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट आपने ट्रांसफर किया इस P लोड एक्सियल लोड की वजह से हमारा डायरेक्ट शेयर आएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ पे चार हमने रिवेट्स दिखाए हुए हैं तो आपके जो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस होगा दैट विल बी P/N, और यहाँ पे N की वैल्यू 4 है तो हमारा जो डायरेक्ट शेयर एक्ट कर रहा है वो हमारा P/4 है सभी रिवेट्स पे। और जो टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस होगा
दैट विल बी फॉर्म अ कपल. अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो दिस इज द टॉर्जनल शियर फोर्स जो डेवलप हो रही है एक कपल के फॉर्म में. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. तो जो इनके बीच में आपका एंगल बन रहा है किसी भी टाइम पर, थीटा, थीटा एंड थीटा, इस थीटा के बेसिस पे हम ये निकालते हैं कि हमारा जो शियर स्ट्रेसेस हैं वो किस रिवेट पर क्रिटिकल हैं. तो अगर हम सिर्फ अभी टॉर्जनल शियर की बात करें तो किसी भी पॉइंट पे जो हमारा टॉर्जनल शियर फोर्स होगा दैट विल बी Fi इज इक्वल टू हमारा Pe जो टॉर्जनल मोमेंट है, सिंपल आपका Tr बाई जो कंसेप्ट है Pe Ri का मतलब ये है कि जो सेंट्रोइडल एक्सिस से हमारा जिस भी रिवेट में हम फोर्स निकाल रहे हैं उसकी दूरी क्या है, डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ Ri स्क्वायर. मीन्स अगर हम R1 पे निकाल रहे हैं, दिस इज R1, तो हमारा Pe R1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर. इससे जो हमारी शियर स्ट्रेस आएगी वो हमारी टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आएगी. और किसी भी रिवेट पे जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी गिवन बाई R S स्क्वायर जो डायरेक्ट शियर था, और जो हमारा क्रिटिकल रिवेट होगा उसका उस पे जो हमारी टॉर्जनल शियर फोर्स आ रही है वो स्क्वायर प्लस 2 इंटू SF इंटू कॉस थीटा. तो हमारा जो R की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है उस रिवेट पर मैक्सिमम होगी, जहां पर हमारा जो थीटा की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी. ठीक है, तो उस रिवेट को हम क्रिटिकल रिवेट बोलेंगे. तो क्रिटिकल रिवेट देखने का इन कनेक्शंस में, इसेंट्रिक कनेक्शन में सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि जो हमारा फार्देस्ट रिवेट है उसके क्रिटिकल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा फोर्स उसी पर होगी. फार्देस्ट रिवेट बिकॉज आर की वैल्यू जो होगी, बिकॉज जो टॉर्जनल शियर फोर्स डेवलप हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल ऑफ द एक्सिस. मतलब ये सेंट्रोइड था, ये रिवेट है, तो इसके बीच की जो रेडियल दूरी है इसके प्रोपोर्शनल है हमारा. तो हमारा जो फार्देस्ट रिवेट होगा फ्रॉम द CG ऑफ द रिवेट ग्रुप वो हमारा क्रिटिकल रिवेट हो सकता है, या फिर हमारा जो नियरेस्ट रिवेट होगा टू अप्लाइड लोड लाइन, जो भी लाइन ऑफ एक्शन है, एप्लीकेशन ऑफ लोड है, उसके नियरेस्ट जो हमारा रिवेट फॉल कर रहा होगा वहां पर हमारा क्रिटिकल रिवेट हो सकता है. और जहां पर हमारा जो एक्शन ऑफ फोर्सेस हैं वो थीटा जो है वो मिनिमम होगा, तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगी वो हमारी मैक्सिमम होंगी उस रिवेट पे. तो ये तीनों चीजें चेक करके ही आपको क्रिटिकल रिवेट आपको देखना है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो द शियर फोर्स कॉज्ड इन ईच रिवेट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड, मीन्स ई की वजह से जो इसेंट्रिसिटी आ रही है इज प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस. मतलब जो टॉर्जनल शियर फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस ऑफ द रिवेट फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ द रिवेट ग्रुप, एंड द मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स इन एनी रिवेट, यानी जो मैंने आर वैल्यू दिखाया दैट शुड नॉट एक्सीड द रिवेट वैल्यू. ठीक है, फॉर द डिजाइन. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई भी हम कनेक्शन ले लें, रिविटेड कनेक्शन ले लें, अगर कोई भी लैब जॉइंट ले लें, मान लें दिस इज सम काइंड ऑफ लैब जॉइंट, और इस पर हम टेंसाइल फोर्स एक्ट करें, तो हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो हमारी डेवलप होंगी पहले हमारे दे विल बी कैरिंग मोर फोर्सेस इन द इनिशियल स्टेजेस. बस हम अजम्पशन में ये मानते हैं कि जितने भी हमारे रिवेट्स हैं दे कैरी इक्वल स्ट्रेसेस, एंड दिस assumption इज वैलिड जब भी हमारा जो कनेक्शन है दैट इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड्स. डायनेमिक लोड्स अप्लाई हो रहे होंगे ज्वाइंट पे, तो दिस कंडीशन इज नॉट अप्लीकेबल, दैट सारे स्ट्रेसेस जो होंगे वो हमारे सेम स्ट्रेसेस कैरी करेंगे. एंड जो हमारा लोड अप्लाई हो रहा होगा दैट शुड अप्रोच द अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो फेल होने वाला होगा, एंड दिस विल करस्पॉन्ड टू द फेलियर लोड, एंड लोड विल बी स्टैटिक लोड्स. तभी हमारे जो अजम्पशन में हम एनालिसिस करते हैं कि चारों रिवेट्स में हमारी जो स्ट्रेसेस होंगी वो इक्वल होंगी एट दी फेलियर लोड. तो दिस अजम्पशन इज वैलिड फॉर ऑप्शन डी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज. इसके बारे में मैंने डिटेल कंसेप्ट पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है,
आप प्रीवियस वीडियोस में जाके इसका कंसेप्ट समझ सकते हैं। सो यहाँ पे मैं उसे ब्रीफ में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो जहाँ पे प्लास्टिक हिंज होता है वहाँ पर हमारा देयर इज़ अ इन्फिनाइट रोटेशन, जैसा कि पुराने वीडियोस में सेम क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वहाँ पर हमारा जो कर्वेचर होगा वो इन्फिनाइट होगा। हमारा एक जो मोमेंट कैपेसिटी है वहाँ पर हमारी प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी के बराबर होगी। और ये प्लास्टिक हिंज हमारा एक तरीके का वर्चुअल हिंज होता है जहाँ पर मोमेंट हमारा जीरो नहीं होता। दैट हैज़ अ मोमेंट कैपेसिटी ऑफ MP, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा इन्फिनाइट रोटेशन हो सकता है उस समय। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे मैंने मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर M/MP का रेशियो जब 1 हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें रोटेशन इन्फिनाइट मिलेगा। ठीक है, और इस जगह पर हमारी जो मोमेंट कैपेसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Z पर्लिन्स में बी फिक्स्ड इन आइदर ओरिएंटेशन A या B। तो यहाँ पे पर्लिन्स का कंसेप्ट भी मैंने पुराने वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया हुआ, यहाँ पे मैं ब्रीफ में उसे डिस्कस कर लेता हूँ कि जो हमारी पर्लिन्स हैं दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स, जो कि हमारे आई सेक्शन, चैनल सेक्शन या जेड पर्लिन्स के फॉर्म में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम एंगल सेक्शन अवॉइड करते हैं और हम जो पर्लिन्स हैं वो हमेशा प्रिंसिपल पॉइंट्स पे अप्लाई करते हैं। कोशिश ये रहती है कि हमारे जो प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं, नोडल पॉइंट्स हैं, वहीं पर हो, सो दैट जो रैफ्टर है उस पर हमारी बेंडिंग ना हो। अदरवाइज हमारे जो लोड्स एक्ट कर रहे हैं पर्लिन में उनकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी रैफ्टर में। इस वजह से वी ट्राई टू प्लेस द पर्लिन्स एट द नोडल पॉइंट्स, जहाँ पर हमारा जो रैफ्टर है और जो हमारा ट्रस का इंटरनल मेंबर है वो ज्वाइन कर रहा होगा, उनसे पास होते हुए हमारा पर्लिन हमें प्लेस करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिकमेंडेड पोजीशंस दिखाई हैं जो हमें फील्ड में यूज़ करनी है। इसमें जहाँ पर और इनका जो ओरिएंटेशन है कि हमारा इसे स्लोपिंग, फेसिंग अप या फेसिंग डाउन में रखना है, दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द कंसेप्ट ऑफ शियर सेंटर। अब शियर सेंटर क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बेंडिंग एक्सिस, जिसके अबाउट हमारी बेंडिंग हो रही है, एंड प्लेन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और हमारी जो प्लेसिंग होनी चाहिए इस तरह होनी चाहिए कि जो हमारा बेंडिंग है इट शुड नॉट अकम्पनीड बाई टॉर्जन। तो हमें प्लेसमेंट इसको ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं आप कि जो हमारा जनरली पर्लिन्स होती है दे हैव द टेंडेंसी टू सैग इन डायरेक्शन ऑफ स्लोपिंग रूफ। हमारा स्लोपिंग रूफ ये है तो इसके डायरेक्शन में सैग करने की टेंडेंसी रहती है पर्लिन्स को। तो हमारा जो ये ओपन फेस है ये हमेशा अप, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें अप इसको फेस करके रखना है, सो दैट यहाँ पर ये H1 जो है ये हमारा विंड लोड है दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सेक्शन, और जो P है दैट इज एक्टिंग टू द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे S जो है, सिंस हमारे दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं तो हमारा जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगा और शियर सेंटर होगा वो कोइंसाइड करेंगे। तो हम किसी भी ओरिएंटेशन में इसको रख सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर हमारा शियर सेंटर ये है, इस साइड है, इसी एक्सिस पे लाई करेगा, बट इट इज़ नॉट श्योर कि वो हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस से कोइंसाइड करेगा। इसलिए हम इसको इस ओरिएंटेशन में रखेंगे सो दैट हमारा जो इन दोनों की वजह से जो कपल फॉर्म कर रहा है उसकी वजह से हमारा टॉर्जनल अनस्टेबिलिटी ना हो। इस वजह से इस तरह हम प्लेसमेंट करेंगे, बिकॉज अगर ये इस तरह का शेप हमारा डाउनवर्ड फेसिंग शेप इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट विल इंड्यूस टॉर्जनल इनस्टेबिलिटी इन द पर्लिन्स एज वेल एज ट्रेसेस। ठीक है, तो ये हमारा शेप रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर आप जो भी सेक्शन दिया हुआ है आप देखोगे कि हमारा यहाँ पर जो सिमेट्रिकल एक्सिस देखोगे, दो सेक्शन दिए गए हैं ए और बी, तो इनका जो सिमेट्रिकल दे आर सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। अगर इस एक्सिस के अबाउट देखोगे तो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। इसका मतलब जो इसका CG होगा और शियर सेंटर होगा दोनों सेक्शन का बिल्कुल कोइंसाइड करेगा। अब सिंस सेंट्रोइडल एक्सिस और शियर सेंटर कोइंसाइड कर रहा है तो हमारे दोनों सेक्शंस, जेड सेक्शंस, आपके सेम स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म करेंगे। तो जो भी बोथ द ओरिएंटेशंस आर स्ट्रक्चरली इक्वली एफिशिएंट। तो करेक्ट आंसर सी होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पर एक आई बीम दिया हुआ है जिसका शेप फैक्टर इज 1.12 विच इज डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द मेंबर, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है बेंडिंग में दैट इज गिवन एज 1.5, और ये कह रहा है कि इफ द अलाउबल स्ट्रेस इज इंक्रीज बाय 20% फॉर विंड एंड अर्थक्वेक लोड देन द लोड फैक्टर इज। तो लोड फैक्टर के बारे में मैं डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, रेफर कर सकते हो, जहाँ पे मैंने ये ड्राइव किया था कि लोड फैक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाई शेप फैक्टर किसी भी सेक्शन का, और जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है दैट इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस, जो कि हमारा Fy से स्टील के लिए डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई दी अलाउबल स्ट्रेसेस, इसको हम परमिसिबल स्ट्रेसेस भी कह सकते हैं, या हम इसको वर्किंग स्ट्रेसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि हमने अलाउबल स्ट्रेसेस को 20% इंक्रीज कर दिया, तो जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनिशियल था दैट विल हैज टू बी रिड्यूस्ड, तो रिड्यूस्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा दैट विल बी गिवन बाय इनिशियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई 1.2 टाइम्स दी जो स्ट्रेसेस बढ़ गई, यानी जो भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी था दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाई 1.2, बिकॉज आपकी जो अलाउबल स्ट्रेसेस हैं आपने 20% विंड एंड अर्थक्वेक लोड को कंपनसेट करने के लिए बढ़ा दिया है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.5 डिवाइड बाई 1.2 इज इक्वल टू 1.25 आ जाएगा। तो अब रिड्यूस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ हमें लोड फैक्टर निकालना होगा, दैट विल बी गिवन बाई 1.25 इंटू शेप फैक्टर इज 1.12, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट 1.4 एज द करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्डर्स टू। तो हमारे इसके बारे में पुराने वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे जो आपको ये हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स दिख रहे हैं दीज आर द हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स एंड दीज आर द वर्टिकल स्टिफनर्स। तो जो हमारे इंटरमीडिएट वेब स्टिफनर्स होते हैं जो कि हम प्लेट गर्डर्स में या बीम्स में स्टिफनिंग करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स या सिंपली वर्टिकल स्टिफनर्स भी कह सकते हैं, और दूसरे हमारे होते हैं हॉरिजॉन्टल या लेटरल स्टिफनर्स, और इनको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स। तो जो इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स होते हैं इनका मेन पर्पस होता है दे आर प्रोवाइडेड, अब देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये हमें वेब को स्टिफन करने के लिए यूज करते हैं टू इंक्रीज द बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वेब। जो हमारा बकलिंग रेजिस्टेंस है, जो हमारी बकलिंग कैपेसिटी है, वेब की बकलिंग रेजिस्टेंस को इंप्रूव करना विच इज मे बी कॉज ड्यू टू शियर। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स हैं दे इंक्रीज दी बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वेब ड्यू टू जो वेब में बेंडिंग की वजह से, यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है गर्डर में, तो कंप्रेशन साइड में वेब बकलिंग होने के चांसेस को अवॉइड करने के लिए हम प्लेट गर्डर्स या बीम्स में हॉरिजॉन्टल या लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर वर्टिकल स्टिफनर्स की बात कर रहा है, तो दैट इज द एलिमिनेट वेब बकलिंग ड्यू टू शियर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारे जो ट्रांसफर कंसंट्रेटेड लोड्स होते हैं तो ये इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स की ही एक कैटेगरी होती है विच आर नोन एज एंड बियरिंग स्टिफनर्स विच आर यूज्ड टू ट्रांसफर दी कंसंट्रेटेड लोड्स। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।